राह में दीवार सिर्फ जो खड़ी दिखे, मुश्किलों की उम्र आपसे बड़ी दिखे, शत्रुओं की सेना सामने तनी रहे, मौत लील जाने के लिए ठनी रहे। अंत में जो हार मान लेने के लिए, बेबसी हो युद्ध छोड़ देने के लिए, तो एक बात मेरी आप मान लीजिए। सत्य पर अड़े रहेंगे, ठान लीजिए, डरेंगे आग से नहीं, काल की कराल लाल आंख से नहीं। आप महाकाल के प्रताप वाले हैं, राम नाम के अकाट जाप वाले हैं। कालिका के पुत्र आप, जीत आपकी, भैरवी भयंकरी से पीड़ित आपकी। आप तो पहाड़ भी उखाड़ लीजिए, वीर हनुमान को पुकार लीजिए। शत्रु जो बढ़े तो फिर दहाड़ दीजिए, फूकिए बजरंग बाण मार दीजिए। क्या सम्राट चौधरी पर बीजेपी अब नकेल कसेगी? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का रंग कभी गाढ़ा नहीं होगा? वह हमेशा फीके रह जाएंगे? और बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद आखिर भाजपा की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, कितना प्रभाव डालेंगे प्रशांत किशोर? तो आज की सियासत में इन्हीं सब चीजों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। और सबसे पहले इस बात को समझिए कि और यह जानिए कि दिल्ली में जो मुलाकात हुई है, और दिल्ली में यह मुलाकात जो है बहुत ही अहम है। अहम इसलिए है कि नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और यह मुलाकात जो है चेंबर में हुई है, प्रधानमंत्री के चेंबर में, और साथ में ललन सिंह भी थे और साथ ही संजय झा भी थे उस मुलाकात में। और जैसे बांकीपुर के उपचुनाव के नतीजे आए और चारों खाने चित भाजपा यहां पर हो गई, प्रशांत किशोर ने जीत का झंडा गाड़ दिया, उससे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और बीजेपी बैकफुट पर है। और इसी दरमियान इन सब चीजों के बीच संसद भवन में पीएम के चेंबर में नीतीश कुमार का मिलना बहुत इशारा कर रहा है, और कहा यह जा रहा है कि यह जो मुलाकात है इसके पीछे का मकसद जो है बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा को जो शिकस्त मिली है, एनडीए की जो करारी यहां पर हार हुई है, इस संबंध में प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार में बातचीत हुई है। और इसी बात से अब यह बात शुरू हो गई है कि क्या सम्राट की जो सरकार है बिहार में, इसकी समीक्षा भाजपा करने वाली है। दिल्ली से मोदी और अमित शाह इसकी समीक्षा करेंगे, फिर इस पर बड़ा एक्शन होगा। क्या नीतीश कुमार भी नाखुश हैं सम्राट चौधरी की सरकार से? क्या है? और यह बात जरूर है कि नरेंद्र मोदी की और नीतीश कुमार की अगर मुलाकात हुई है तो बात जरूर मुद्दे की हुई होगी, गंभीर बात हुई होगी, यह बात भी तय है। अब हम चलते हैं कि पता नहीं क्या होगा सम्राट चौधरी की सरकार का। और एक चीज है कि भाजपा तो निश्चिंत नहीं होगी। चलिए, यह मुलाकात अहम है, लेकिन जिस तरीके से करारी हार हुई है भाजपा की बांकीपुर में, उधर मध्य प्रदेश के दतिया में भी, तो भाजपा तो निश्चिंत नहीं हुई होगी। भाजपा में तो मंथन का बड़ा दौर चल रहा होगा। इन सब चीजों के बावजूद बांकीपुर के जो चुनाव हैं उसके क्या संदेश हैं, भाजपा को इससे क्या सीखना चाहिए, और प्रशांत किशोर का असर कहां तक डालेगा, भाजपा अब क्या करे, इस चीज को एक एक कर समझिए। और सबसे पहला पॉइंट जो मेरी समझ में है वो ये है कि भाजपा की जो टॉप लीडरशिप है वह मनमानी नहीं करे। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि मैं कैसी बात कर रहा, क्या मतलब भाजपा की टॉप लीडरशिप? और भाजपा की टॉप लीडरशिप कौन है अभी? तो नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, और इधर नितिन नवीन हो गए। तो मनमानी क्या नहीं करे? तो हम बहुत खुलकर बात करते हैं और आपको समझाते हैं सरल शब्दों में। मनमानी क्या नहीं करे? तो आप ऐसे समझिए कि भाजपा की जो टॉप लीडरशिप है, खासकर नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं,
और सही है कि उनको हर कदम पर कामयाबी मिली। एक आध चुनाव को अगर आप छोड़ दें तो उनको कामयाबी जरूर मिली है। अमित शाह की रणनीति हमेशा सराही गई है। इसके बावजूद कई ऐसी चीजें हैं जो भाजपा के कार्यकर्ताओं को चुभते हैं। अब कैसे क्या चुभ रहा है, अब यह देखिए, कई राज्यों में मुख्यमंत्री का जो चुनाव हुआ पर्ची के माध्यम से हुआ, बिहार में पर्ची के माध्यम से नहीं हुआ। इसके बावजूद इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं बिहार भी है, आम लोगों को पसंद तो नहीं आया, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी पसंद नहीं आया कि इस तरीके से मुख्यमंत्री का चयन हुआ। मतलब यह है कि यहां पर टॉप लीडरशिप की मनमानी हुई है। टॉप लीडरशिप ने जनता के दिल में क्या है या कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, इन सब चीजों को एकदम से दरकिनार कर दिया और उसका परिणाम है आज। अब जब नतीजे आए हैं तो उसको आप देख लीजिए क्या हाल है भाजपा का। तो और यही नहीं, कई जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उसके चयन में क्या हुआ है, योग्य लोगों को मौका नहीं मिला। अब देख लीजिए, हम बिहार के संदर्भ में ही चलते हैं। बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय सरावगी, क्या गुण है उनको? यही ना गुण है कि बहुत अकूत संपत्ति है उनके पास, लगातार चुनाव जीतते आए हैं, क्योंकि वह सीट ही ऐसी है कि जीतेंगे ही जीतेंगे। वोटर का समीकरण ही ऐसा है कि जीतना ही है। अब तो वो समीकरण भी ध्वस्त हो रहा है, बांकीपुर तो यही कह रहा है। तो संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया गया? क्या उनमें गुण है, क्या ऐसी खासियत है? अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जब सवाल उठ रहे हैं नितिन नवीन पर, तो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर संजय सरावगी पर भी तो सवाल उठेंगे कि उनके नेतृत्व में चुनाव हारी पार्टी, उपचुनाव। अच्छा, ऐसा क्या है सम्राट चौधरी में कि उनको सीएम बनाया गया? कुशवाहा समाज से हैं, यही ना, और कुशवाहा समाज का वोट लेना है, यही है ना। उन्हें क्या है सम्राट चौधरी में? कैडर, प्रतापी, क्या? और अगर नीतीश कुमार की जो मुलाकात हुई जिसका हम जिक्र कर रहे थे शुरुआत में, अगर नीतीश कुमार मिले हैं और इस पर अगर चर्चा हुई है और अफसोस अगर जता रहे हैं नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार की भी गलती है ना, उनकी पार्टी की भी गलती है ना। वही चुने थे ना सम्राट चौधरी को, कौन चुना था? संजय सरावगी की बात हो गई, सम्राट चौधरी की बात हो गई। टॉप लीडरशिप मनमानी ना करे। कहां ना मनमानी करे? ना प्रत्याशी चुनने में, ना प्रदेश अध्यक्ष बनाने में, ना मुख्यमंत्री बनाने में, और ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में। अब बताइए नितिन नवीन की क्या काबिलियत है? काबिलियत यही ना कि नवीन किशोर सिन्हा के वो बेटे थे, उनके पिताजी की अचानक मौत हो गई, वह सहानुभूति में चुनाव जीत गए, भाजपा के वोटरों वाली सीट थी जो दरक रही, अब वो लगातार चुनाव जीतते गए, हर जगह सैल्यूट मारते रहे, दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। क्या है खासियत, बताइए ना क्या? अच्छा, एकदम आज सवाल है नरेंद्र मोदी से भी और अमित शाह से भी और आरएसएस से भी, मैंने क्या काबिलियत है नितिन नवीन में कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया? क्या योगदान है भाजपा में उनका कि लगातार वह जीतते रहे? बस यही योग्यता चाहिए। तो ऐसे तो कई विधायक हैं, कई सांसद हैं देश में जो लगातार जीतते रहे हैं। कौन सा ऐसा गुण है? वही है कि टॉप लीडरशिप की मनमानी, और आपकी मनमानी को जनता ने नकार दिया।
दतिया में भी नकारा और बांकीपुर में भी नकारा, और आपकी मनमानी को आपके कार्यकर्ताओं ने भी नकार दिया। मतलब कार्यकर्ता में अगर ताकत नहीं है, छोटा है, पैसे वाला नहीं है, तो उसकी पूछ नहीं होगी, सिर्फ सैल्यूट मारने वाले की पूछ होगी। मतलब दुर्गति के दिन भाजपा के शुरू हो चुके हैं। तो वक्त है कि जो भी ऊपर के लोग हैं, अब देखिए प्रदेश अध्यक्ष, मतलब बताइए कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज तक अपनी टीम घोषित नहीं कर पाए। अब नितिन नवीन कहां व्यस्त हैं? तो भाजपा की जो प्रदेश की, बिहार की जो कमेटी बनेगी, उसमें उनके मैक्सिमम लोग कैसे समाहित हो जाएं? बताइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है एक राज्य को लेकर पकड़ के धर के बैठा हुआ है। अब प्रदेश अध्यक्ष को चिंता है कि दरभंगा के लोगों को कैसे हर जगह सेट किया जाए, संजय सरावगी जी को। यही तो बीजेपी की अब कार्यशैली रह गई है। मतलब यहां भी, बांकीपुर में भी नितिन नवीन, अच्छा नितिन नवीन को छूट दी बीजेपी ने, टॉप लीडरशिप ने, संगठन ने कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपकी ये सीट रही है, आपको जो मन है उसके प्रत्याशी को उतार दीजिए। एक ले आए अभिषेक बंटी, जिनके माता पिता चारा घोटाला में आरोपी। क्या बताइए साहब, अगर बांकीपुर की जीत प्रशांत किशोर की हुई है, भाजपा की हार हुई है, तो सबसे बड़े दोषी अगर कोई है तो नितिन नवीन है। जब टॉप लीडरशिप ने, संगठन ने आपको कहा कि आपको जो मन है कर लीजिए, तो आप यही मन आप दिखाइएगा। और भाजपा में एक चलन शुरू हो गया है, और कई जगह, कई संस्थानों में ऐसा देखने को मिलता है। पहले क्या था कि योग्य व्यक्तियों को संस्थान चलाने के लिए या फिर संगठन चलाने के लिए लोग योग्य व्यक्तियों का चयन करते थे कि योग्य कौन है। लेकिन जानते हैं, कई संस्थानों में भी, और खासकर भाजपा को अगर आप गौर से देखिएगा तो देखा जाता है कि अयोग्य कौन है। मतलब यह है कि भाजपा की जो टॉप लीडरशिप है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, कोई हो, अब वो देखते हैं कि कमजोर कौन है, ताकि उनका कद जो है हमेशा बरकरार रहे और इतिहास के पन्नों में सिर्फ खुद उनके नाम समेटे हुए हों। और यह सवाल होगा, बार बार होगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा मोदी जी और अमित शाह जी, कि आप जो है कमजोर प्रदेश अध्यक्ष को चुनते हैं, कमजोर जो है मुख्यमंत्री को चुनते हैं, कमजोर राष्ट्रीय अध्यक्ष का आपने चयन किया है। बात तीखी लगेगी नितिन नवीन को और उनकी टीम को, उनके लोगों को, उनके समर्थकों को, लेकिन सच्चाई यही है। बात तीखी लग सकती है अमित शाह के लोगों को, नरेंद्र मोदी के लोगों को। तो यह कल्चर खत्म कीजिए, मनमानी अपनी खत्म कीजिए, और जो योग्य व्यक्ति है उसको सामने लाइए, तो तब आप दुर्गति से बचिएगा। तो सबसे पहले ये फैक्टर बता रहे थे। अब जो है अच्छा, जो चाहे दतिया की हार हुई या बांकीपुर की हार हुई, तो इससे अब क्या, तो ठीक है, टॉप लीडरशिप की मनमानी हुई, ये हुआ, लेकिन एक सबक भी तो है बीजेपी के लिए। सबक ये है कि आप संभल जाइए। संभल जाइए किसके लिए? संभल जाइए 2027 के लिए, यूपी के लिए, उत्तराखंड के लिए, पंजाब के लिए, हिमाचल के लिए। आप संभल जाइए। तो मौका है, विश्लेषण कीजिए, सोचिए। तो अगर 2 जगह उपचुनाव आप हारे हैं, तो संभलने का मौका भी जनता आपको दे रही है, और आप संभलिएगा, यही उम्मीद है। अब आप चलते हैं सम्राट चौधरी पर। नितिन नवीन की तो बात हमने कर ली है, तो आप समझ गए होंगे कि नितिन नवीन का रंग
कितना गाढ़ा हुआ बीजेपी में, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, या उनका रंग हमेशा फीका रहेगा? आप समझ गए होंगे। और एक बात, पश्चिम बंगाल की जीत जो है, बहुत पहले से बीजेपी उस पर रणनीति बना रही थी, और उसी समय वो अध्यक्ष बनते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वहाँ जीत मिल जाती है। तो शायद नितिन नवीन को भी लगा रहा होगा, देखिए हम आए, कितनी बड़ी जीत मिल गई पार्टी को। अब समझ गए ना कि इतना सब कुछ आसान नहीं है। तो हमको लगता है नितिन नवीन के लिए इतना काफी है, जितनी बातें हमने कही हैं। सीख सकते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इतिहास में नाम दर्ज कराना तो हो ही गया है उनका, लेकिन काम से भी दर्ज करा लीजिए कुछ। नीरज सिन्हा जैसे लोगों को आप प्रत्याशी बना दिए, वाह रे वाह, क्या सोच, वाह। तो ये जो कल्चर है ना कि अब अपने से कमजोर को चुनो, उसी का परिणाम। अब सम्राट चौधरी, अब मतलब ये सवाल हो रहा है कि बीजेपी क्या नकेल कसेगी, क्या जो प्रशांत किशोर की जीत हुई है तो यह खतरे की घंटी है सम्राट चौधरी के लिए। अब देखिए, बीजेपी नकेल कसेगी कि नहीं कसेगी यह नहीं जानते। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सम्राट जो सीएम बने, नीतीश कुमार की हामी से, उनकी सहमति से उन्होंने नाम आगे बढ़ाया, लेकिन ऐसा पहले से ही दिल्ली से प्रपंच हुआ टॉप लीडरशिप से, जिसमें सम्राट के पीछे सारी शक्तियां लगाई गई, धो पोछ कर उनको चमकाया गया, उनको आगे किया गया। तो इसीलिए बीजेपी नकेल कसेगी कि नहीं कसेगी, लेकिन जनता तो कस देगी। और इसका प्रमाण है बांकीपुर के उपचुनाव और प्रशांत किशोर की जीत। मतलब जनता तैयारी में है और प्रशांत किशोर भी इसकी तैयारी में है। अब क्या है कि प्रशांत किशोर जो है इतना हमला करेंगे सम्राट चौधरी पर, अब तो सदन में भी, विधानसभा में भी न गरजेंगे। अब विधानसभा से लेकर सड़क तक इतना हल्ला करेंगे, और उस हल्ला के माध्यम से, चूंकि प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार हैं, उनको पता है कि राजनीति और सियासत कैसे की जाती है, तो सम्राट के खिलाफ वह बिगुल बजाएंगे, सम्राट को नकारा साबित करेंगे, और एंटी इनकम्बेंसी इससे एक खड़ा होगा सम्राट चौधरी के खिलाफ में। और उसका लाभ जो है 2029 में और 30 में आपको प्रशांत किशोर, जनसुराज जो उनकी पार्टी है, वो लाभ उठाएगी। और इसकी वानगी उन्होंने जीत के बाद ही दे दी थी। मतलब सम्राट चौधरी निशाने पर रहेंगे प्रशांत किशोर के, और उनकी सरकार, उनकी कार्यशैली निशाने पर रहेगी। तो सम्राट के लिए यही है कि उनको बहुत संभल कर चलना होगा, बहुत काबू रखना होगा सम्राट जी आपको खुद पर, बहुत काबू, और अपनी टीम पर भी। हम लगता है कम शब्द बोलेंगे तो दर्शक भी समझ जाएंगे, और सम्राट चौधरी भी और उनकी टीम भी समझ जाएगी कि कैसे काबू रखना है। ठीक। और हम इसलिए भी कह रहे हैं कि सीजेपी के निशाने पर भी सम्राट हैं, और दिल्ली के उसी जंतर मंतर के मंच से अभिजीत दीपके ने कहा भी था कि अगला निशाना बिहार है, हम आएंगे, आंदोलन करेंगे, सम्राट को उखाड़ कर फेंकेंगे। और हमने कह दिया है कि सम्राट का तो सेटिंग है ऊपर से, जिस तरीके से धो पोछ कर उनको चमकाया बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने, बढ़ना इतना आसान नहीं था सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बन जाना बिहार में। खैर, अब चलिए, तो सम्राट के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब है कि तेजस्वी, चिराग, निशांत को सियासत में चुनौती हो गई है, मिलनी शुरू हो गई। देख ही रहे हैं, जमानत नहीं बचा पाई रेखा गुप्ता, तेजस्वी यादव की जो कैंडिडेट थी बांकीपुर में। अब समझ जाइए। और प्रशांत जो हैं वो तो समर्पित हैं, उन तो कहा है कि हमको सिर्फ, अरे हम विधायक, मुख्यमंत्री बनने आए हैं, हमारा तो सपना है बिहार को बदलना।
और तब तक हम लगे रहेंगे, तब तक हथौड़ी चलाते रहेंगे इस बिहार में, जब तक कि हम इसको बदल नहीं दे। क्या ये लक्ष्य है तेजस्वी यादव का? अगर लक्ष्य है तो जब विधानसभा चलता है तो आप यूरोप क्यों जाते हैं घूमने, विदेश क्यों घूमते हैं? अगर आपका यह लक्ष्य है, यहां की जनता का कल्याण का लक्ष्य है आपका, तब मतलब यह है कि एक उपचुनाव की जीत से प्रशांत किशोर के तौर पर बिहार में बड़े विकल्प मिल गए हैं लोगों को, यहां की जनता को, यहां के वोटर को नई उम्मीद। और यही उम्मीद जो है तेजस्वी का रंग फीका करेगा, यही उम्मीद चिराग का रंग भी फीका करेगा। अब देख रहे हैं ईओ की हत्या हुई और चिराग के एक विधायक पर सवाल उठ रहे हैं, डेहरी के ईओ की, विमल कुमार की जो हत्या हुई है। क्या चिराग पासवान ने इसमें कोई पहल की? क्या सोनू सिंह को खड़ा किया? क्या सोनू सिंह से सवाल किया चिराग पासवान ने कि आपके नाम इसमें क्यों आ रहे हैं? क्यों विमल कुमार की पत्नी ने सवाल उठाए हैं कि विधायक जी फोन करके 50 लाख रुपया मांगते थे? चिराग पासवान क्यों चुप है इस मामले में? अब बताइए कि चिराग का रंग गहरा होगा या फीका होगा? फीका पड़ेंगे चिराग पासवान भी। ठीक है, अब आते हैं निशांत पर कि निशांत का क्या होगा। निशांत का रंग न गहरा हो रहा न फीका हो रहा, क्योंकि निशांत को दाएं बाएं इस तरीके से, जिस तरीके से चलाया जा रहा है वो चल रहा है। तभी हड़बड़ी है, हम कैसे कह दें कि कितना फीका होंगे निशांत या कितना गहरा होंगे। शुरुआत में तो रंग उनका फीका ही था, बीच में कुछ रंग लग रहा कि हाँ अब गाढ़ा हो रहा, लेकिन यह अस्थाई है, दिखावटी है, इसके लिए अभी वक्त। लेकिन अगर प्रशांत किशोर अपनी इसी रॉ में रहे और उनकी पार्टी बिहार के लोगों को यह बात समझाने में और सफल हो गई, तो वाकई में चिराग, तेजस्वी और निशांत सारे फीके पड़ जाएंगे। और आखिर में एक असर की बात कर रहे हैं ना, तो एक और असर होगा। असर यह होगा कि माइनस बीजेपी और माइनस आरजेडी एक बिहार में नया समीकरण खड़ा हो रहा है, जो इस बात का प्रमाण है जो वोट पड़े हैं बांकीपुर के उपचुनाव में। मतलब यह है कि सवर्ण, ओबीसी में बनिया और भी कुछ जातियां हैं, और साथ ही मुसलमान, इसका गठजोड़ जो है बांकीपुर में दिखा है। और ये गठजोड़ अगर पूरे बिहार में अब अपना जलवा दिखा दे तो समझिए क्या होगा। मतलब माइनस बीजेपी माइनस आरजेडी बिहार में नया सियासी समीकरण खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 2029 और 2030 का जो चुनाव होगा, मतलब लोकसभा और विधानसभा का अगला चुनाव होगा, उसमें इस समीकरण का बोलबाला रहेगा। तब सवाल ये उठता है कि क्या इसमें कांग्रेस के साथ जाएंगे क्या प्रशांत किशोर? तो कोई बड़ी ताज्जुब की बात नहीं होगी। हमने 5 महीना 6 महीना पहले कह दिया था कि सियासत जो है देश की उसी तरफ बढ़ रही है, और प्रशांत किशोर जो हैं कर सकते हैं, मौका अगर मिलेगा तो प्रशांत उधर जा सकते हैं। भले अभी नकार रहे हो प्रशांत किशोर, लेकिन ऐसा हो सकता है, बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो चलिए आज की सियासत में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।